नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, बोले रेल किराया बढ़ाकर गरीब का दमन कर रही है मोदी सरकार। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए बंगाल सरकार की झांकी की खारिज, टीएमसी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि कोई खेल नहीं चल रहा, जेडीयू में उलटफेर पर तेजस्वी यादव का क्लियर कट जवाब, बोले मैं तो सूत्रों को खोज रहा हूँ। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि डरपोक है भाजपा और आरएसएस, मल्लिकार्जुन खड़गे भड़के और उन्होंने दिया ये बड़ा बयान। इसी के साथ आगे खबर में जिक्र होगा लोकसभा चुनाव 2024 का। एटा पहुंचे अखिलेश यादव का बीजेपी पर जमकर हमला, कहा 2024 का चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, बोले रेल किराया बढ़ाकर गरीब का दमन कर रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए शनिवार को कहा कि वो विभिन्न श्रेणियों का रेल किराया बढ़ाकर गरीबों का हक मार रही है और बुजुर्गों के लिए रेल किराया छूट खत्म कर वरिष्ठ नागरिकों के साथ अन्याय कर रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर कहा कि रेल गरीब की सवारी है, लेकिन मोदी सरकार गरीबों को इससे वंचित करना चाहती है, इसीलिए हर श्रेणी के किराए में बढ़ोतरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि गरीबों की सवारी भारतीय रेल के हर वर्ग का किराया बढ़ाया गया और किराए में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट तक खत्म कर दी गई। प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाए गए, निजीकरण के द्वार खोल दिए गए, जनता की मेहनत की कमाई से निचोड़ा जा रहा ये पैसा क्या सेल्फी स्टैंड बनाने के लिए था? उन्होंने कहा कि भारत की जनता को क्या चाहिए, सस्ता गैस सिलेंडर और सुलभ रेल यात्रा या फिर शहंशाह के बुत के साथ तस्वीर। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कि वाकई में जनता को रेल किराया बढ़ाकर परेशान किया गया है और जनता को सस्ता रेल किराया चाहिए और सस्ता सिलेंडर चाहिए, ना कि किसी स्टैच्यू के साथ फोटो? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गणतंत्र दिवस परेड के लिए बंगाल सरकार की झांकी हो चुकी है खारिज, टीएमसी ने केंद्र पर बोला जबरदस्त हमला। जी हां दोस्तों, हर साल की तरह अगले साल यानी 26 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया जा रहा है। इस परेड में दिखाई जाने वाली झांकियों का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा पहले ही भेजा जाता है। केंद्र सरकार ने अगले साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से प्रस्तावित झांकी को खारिज कर दिया है। इस बार पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित झांकी का विषय कन्याश्री प्रकल्प परियोजना था, जो लड़कियों को स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए एक वित्तीय सहायता योजना है और ये योजना उन्हें हाई स्टडी के लिए प्रोत्साहित करती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक पसंदीदा परियोजनाओं में से ये एक है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रस्तावित झांकी को केंद्र सरकार ने जानबूझकर खारिज कर दिया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य सरकार की इस अनूठी बालिका बाल विकास परियोजना की सफलता की कहानियों को व्यापक प्रचार नहीं मिल सके। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना वास्तव में पश्चिम बंगाल सरकार की कन्याश्री प्रकल्प परियोजना से प्रेरित थी। राज्य की महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री शशि पंजा ने कहा है कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया। उन्होंने कहा कि यदि इस झांकी को अस्वीकार नहीं किया गया होता तो महिला विकास में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बंगाल सरकार का वैज्ञानिक विजन सुर्खियों में आ गया होता। उस प्रक्रिया में उसी क्षेत्र में केंद्र सरकार की विफलताएं सामने आ गई होती। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कि वाकई में जानबूझकर बंगाल की झांकी को रोकने का प्रयास किया गया है? तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोई खेल नहीं चल रहा, जेडीयू में उलटफेर पर तेजस्वी यादव का क्लियर कट जवाब, बोले मैं तो सूत्रों को खोज रहा हूं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पहले भी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, वापस उनके पास ये जिम्मेदारी आई है। अच्छा है, हम दोनों मिलकर आने वाले चुनाव में भाजपा को हराएंगे। जेडीयू में उलटफेर के बाद शुक्रवार को पटना में मीडिया से तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने से INDIA और भी मजबूत होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इंडिया पूरी एकजुटता के साथ है। हमारे यहाँ ना कोई खेल चल रहा है, ना कोई टूट फूट होने वाली है। भाजपा और इसके लोग केवल माहौल बना रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। एक सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोग सूत्रों के हवाले से कुछ भी चलाते रहते हैं, हम भी बहुत दिनों से उस सूत्र को खोज रहे हैं। उन्होंने कहा जिसे जो
चलाना है चलाते रहें, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, उनका सपना भी पूरा नहीं होगा। दोस्तों, क्या आपको क्या कुछ लगता है? क्या वाकई में यहाँ पर सनसनी फैलाने का प्रयास किया जा रहा है बिहार की खबरों को लेकर, और बिहार में सरकार पूरी तरीके से स्थिर है और इंडिया गठबंधन मजबूत होने जा रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें दोस्तों कि डरपोक है भाजपा और आरएसएस। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया ये बड़ा बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को डरपोक बताते हुए कहा कि डर के मारे ही उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और अब पिछले 10 वर्षों से उनकी सरकार देश के लोगों को तंग कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में डर का माहौल पैदा किया गया है और ये माहौल उन लोगों ने पैदा किया है जो खुद डर के कारण अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा आरएसएस देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही है, इसीलिए इनसे मुक्ति जरूरी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मोदी भाजपा आरएसएस से डरने वाली नहीं है। भाजपा आरएसएस डरपोक है। ये लोग डर कर अंग्रेजों के साथ काम करते हैं। ये लोग डर कर माफीनामा लिखते थे। पिछले 10 साल से भाजपा और आरएसएस देश को तंग कर रही है। अगर संघ की सरकार को नहीं रोका गया तो देश बर्बादी की ओर चला जाएगा। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि संघ को रोकना जरूरी है वरना देश बर्बादी की ओर चला जाएगा? वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एटा पहुंचे अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा 2024 का चुनाव देश का संविधान बचाने का चुनाव है। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एटा जिले की अलीगंज विधानसभा के ग्राम नगला डांडी में शहीद मेजर केपी सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 का चुनाव देश का संविधान बचाने का चुनाव है। जिन सवालों का जवाब देना चाहिए था उन सवालों से बचने के लिए लोकसभा के सांसदों को निकाल दिया गया। 2024 में ये लौट कर आ गए तो वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन सबके साथ गैर बराबरी नहीं खत्म हो रही है। ये पीटीए का जो हमारा नारा है ये गैर बराबरी भेदभाव खत्म करने के लिए है। सपा नेता अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महंगाई चरम सीमा पर है और लोगों के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। हमारा मुख्य लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। उत्तर प्रदेश की सरकार बनाता है 80 हराओ भाजपा हटाओ। इसके साथ ही सरकार पर हमलावर होते हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि क्या देश के रक्षा मंत्री यूपी में एक शहीद हुआ कानपुर का नौजवान उसके परिवार के बीच जाकर बैठे? सोचिए हम कितने कमजोर दिखाई दे रहे हैं। सीमा पर आप लाल आंखें दिखाना चाहते थे, अब आपने आंखें बंद कर ली हैं। चीन से लेकर दूसरे देश आपकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा था कि आप अपने देश को विकसित बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले लोकतंत्र में अपने लोगों को भरोसा जगाइए। समाजवादी पार्टी का मानना है कि भाजपा हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम अपने आप हट जाएगी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कि वाकई में भाजपा को हटाने के लिए ईवीएम को हटाना जरूरी है और लोकतंत्र बचाने के लिए भाजपा को हटाना जरूरी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली मेट्रो ने 31 दिसंबर को राजीव चौक स्टेशन से बाहर निकलने पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में नए साल के जश्न को देखते दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने एक एडवाइजरी जारी की है। डीएमआरसी के आदेश के अनुसार नए साल के जश्न को देखते हुए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर 31 दिसंबर की रात 9 बजे के बाद किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। दोस्तों, जो यात्री राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर उतरकर बाहर जाना चाहते हैं वो रविवार रात 9 बजे तक ही वहां उतर पाएंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा सलाह दी गई है कि नए साल की पूर्व संध्या यानी कि 31 दिसंबर 2023 पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से रात 9 बजे से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि 31 दिसंबर को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से आखिरी ट्रेन रवाना होने तक यात्रियों को प्रवेश की अनुमति होगी। यात्रियों से अनुरोध है कि वो तदनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं। बाकी मेट्रो नेटवर्क पर मेट्रो सेवा
सेवाएं नियमित समय सारणी के अनुसार उपलब्ध रहेंगी। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीट बंटवारे के लिए यूपी के कांग्रेस नेताओं ने बनाई योजना। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि इनसे हार जाएगी भाजपा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में यूपी में सीटों के लिए कांग्रेस के दावे पर चर्चा के लिए पार्टी की राष्ट्रीय गठबंधन समिति की बैठक शुरू हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में चल रही बैठक में समिति के संयोजक और सदस्य अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सलमान खुर्शीद मौजूद हैं। बैठक में उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा मौजूद रही। बैठक में कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय वर्चुअली शामिल हुए। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार कह रहे थे कि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए अगले साल के आम चुनावों में पीडीए से हार जाएगा, जिसे उन्होंने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के रूप में परिभाषित किया है। यादव ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाने का मतलब देश से बीजेपी को हटाना है। 80 हराओ बीजेपी हटाओ और समाजवादी लोग इसी नारे पर काम कर रहे हैं। केवल पीडीए ही एनडीए से मुकाबला करेगी। कांग्रेस में प्रमुख संगठनात्मक बदलावों के एक दिन बाद अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में आईएनडीआईए गुट के सहयोगियों के साथ सभी पेचीदा मुद्दों को सुलझाने के लिए पार्टी द्वारा एक पैनल गठित करने की घोषणा हुई थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को कहा कि आलाकमान ब्लॉक सहयोगियों के साथ बातचीत आगे बढ़ाने से पहले अन्य नेताओं के साथ चर्चा करेगा और सीट बंटवारे की संभावनाएं तलाशेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तराखंड लोकायुक्त की नियुक्ति पर हरीश रावत का तंज, बोले बीजेपी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार पर एक बार फिर से कटाक्ष किया। लोकायुक्त की नियुक्ति मामले पर हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी के दिखाने के दांत कुछ और हैं और खाने के दांत कुछ और हैं। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी ने आखिर लोकायुक्त की नियुक्ति कहां की है, और कहीं पर भी है तो वहां लोकायुक्त नहीं है बल्कि वो मुद्दायुक्त है। दोस्तों, हरीश रावत का आरोप है कि बीजेपी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि बीजेपी ने संस्थाओं को पंगु बनाकर रख दिया है। हरीश रावत ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी उत्तराखंड में कम से कम इतनी ईमानदारी तो बरत रही है कि प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्त नहीं कर रही है, और जिन राज्यों में बीजेपी लोकायुक्त नियुक्त करने की पहल कर रही है वहां बीजेपी सिर्फ छलावा कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बेरोजगारी चरम पर, सरकार आंकड़ों में कर रही हेरा फेरी, बोले सीताराम येचुरी। जी हां दोस्तों, सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार आंकड़ों में काफी हेरा फेरी कर रही है, लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि आजीविका के लिहाज से पिछले 10 साल सबसे खराब हैं। इससे पहले सीपीआईएम नेता राम मंदिर को लेकर अपना दृष्टिकोण बताया था। उन्होंने मंदिर के उद्घाटन आयोजन में जाने से इनकार किया। येचुरी 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता येचुरी ने अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक समारोह में शामिल होने के निमंत्रण को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि धर्म एक व्यक्तिगत पसंद है और इसे राजनीतिक लाभ का साधन नहीं माना जा सकता। अब उन्होंने भाजपा की जीवंत अर्थव्यवस्था के दावे को खारिज कर दिया है और इसे प्रचार करार दिया है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था इस वक्त बुरी स्थिति में है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या महाराष्ट्र में फिर चलेगा मोदी मैजिक या इंडिया गठबंधन मारेगा बाजी? ओपिनियन पोल में किसको कितनी सीटें? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर यहां आ रही है। देश में अगले साल चुनाव होने हैं, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं और हम सब के बीच में यहाँ पर सी वोटर ने 2024 के चुनाव को लेकर अपना पहला ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। इसमें महाराष्ट्र में क्या तस्वीर उभर सकती है इसका अनुमान लगाया गया है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं इसका भी निष्कर्ष निकाला गया है। ओपिनियन पोल में लोगों से ये भी पूछा गया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से संतुष्ट हैं। इसमें महाराष्ट्र के 44% लोगों ने कहा कि वो संतुष्ट हैं, 30% लोगों ने कहा कि वो कम संतुष्ट हैं, 25% लोगों ने खुद को असंतुष्ट बताया। ओपिनियन पोल में 1% लोगों ने कहा कि उन्हें इस बारे में पता नहीं। दोस्तों, यहाँ पर 44% लोग तो संतुष्ट हैं, लेकिन यहाँ पर 55% ऐसे लोग हैं जो संतुष्ट नहीं हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड में 50 साल से ऊपर के आदिवासियों दलितों को मिलेगी पेंशन, सीएम हेमंत सोरेन ने किए कई बड़े ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के 4 साल पूरे होने पर शुक्रवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में
हेमंत सोरेन सरकार राज्य के आदिवासी और दलित परिवारों के 50 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति को सरकारी पेंशन देगी। अब तक 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को ये लाभ मिलता रहा है, ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में कक्षा 9 से लेकर कक्षा 11 तक के छात्रों को बेहतरीन शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ाई के लिए सरकार गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बगैर किसी गारंटी के लोन भी देगी और ये लोन छात्र नौकरी हासिल करने के बाद आसान किस्तों पर लौटाएंगे। हेमंत सोरेन ने पीडीएस डीलरों को कमीशन बढ़ाने, बेटियों की पढ़ाई में आर्थिक मदद करने जैसी कई घोषणाएं की हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राम पूरे देश के प्रतीक, उन्हें सियासत के अंगना में ले जाना गलत, बीजेपी पर बरसे कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राम मंदिर को लेकर हो रही सियासत के मुद्दे पर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मुर्शिदाबाद पहुंचे अधीर रंजन चौधरी ने ANI से बातचीत के दौरान शनिवार को कहा, राम सारे देशवासियों के लिए एक हैं। धीरे धीरे राम मंदिर सियासत का मुद्दा बनता जा रहा है, इस पर राजनीति हो रही है जो कि ठीक नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि मेरा मानना है कि राम जी को धर्म के अंगने से निकालकर सियासत के अंगने में ले जाया जा रहा है, जबकि राम को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। राम सभी देशवासियों के प्रतीक हैं। बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर विपक्ष के कई नेताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन वहां जाने को लेकर विपक्षी दल बटे नजर आ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी को लेकर भी अपनी बात कही। सीट बंटवारे और इंडिया गठबंधन पर उन्होंने कहा कि यहाँ की मुख्यमंत्री खुद सवाल उठाए तो क्या किया जा सकता है, क्या होना है इसका फैसला हमारा आला कमान करता है। हम यहाँ चुनाव में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, चाहे विपक्ष में कोई भी हो, हम NDA से लड़ने को तैयार हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बस प्रभु राम को चुनाव में उम्मीदवार घोषित करना बाकी है, संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, संजय राउत ने शनिवार को अयोध्या में राम मंदिर के राजनीतिकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी और PM मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा के लिए एकमात्र चीज 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भगवान राम को अपना उम्मीदवार घोषित करना है। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है जिसके लिए बीजेपी खूब रैलियां और प्रचार कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी से भाजपा का सफाया, मतलब देश से भाजपा का सफाया। अखिलेश यादव बोले 80 हराइए, मोदी हटाइए। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव में यूपी से भाजपा को हटाने का संकल्प दोहराया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सपा पार्टी और उसके कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं और इस बात की उन्होंने पूरी उम्मीद जताई है कि आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव में सपा के लिए ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। इस ऐतिहासिक परिणाम का इंतजार आजमगढ़ के साथ साथ यूपी और पूरे देश को है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं और भाजपा का सफाया यहां से हम करेंगे। यूपी से भाजपा का सफाया मतलब देश से भाजपा का सफाया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव में शुक्रवार को आजमगढ़ जिले में सपा पार्टी बड़े नेता के घर शादी समारोह में बधाई देने के लिए वो वहां पहुंचे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी से भाजपा का सफाया मतलब केंद्र की सत्ता से भाजपा का सफाया। आने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी की जनता अहम निर्णय लेगी, इसीलिए इस बात को कई बार सपा और इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं ने भी कहा है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गणतंत्र दिवस परेड से बड़ी खबर। दिल्ली पंजाब की झांकियां खारिज होने पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने, केंद्र पर बदला लेने का लगा दिया आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस परेड की झांकियों को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने सामने है। दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और भाषा मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा नीति केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी और सीमावर्ती राज्य में शासन कर रही आम आदमी पार्टी से बदला लेने के लिए गणतंत्र दिवस परेड के लिए दिल्ली और पंजाब की झांकियां खारिज कर दी हैं। साथ ही भारद्वाज ने कहा कि केंद्र ने 3 सालों से दिल्ली की झांकियों को इस परेड में शामिल नहीं किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव करीब आते ही सरकार को आया महंगाई का ख्याल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कर सकती है कटौती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार कमी आने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं घटाने वाली मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव करीब आते ही महंगाई का ख्याल आने लगा है। चर्चा है कि सरकार चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों भी कम हो गई हैं, जिससे तेल विपणन कंपनियां इसका बोझ उठाने में सक्षम होंगी। सूत्रों के अनुसार पेट्रोलियम और
प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दोनों ईंधनों में 4 रुपए से 10 रुपए प्रति लीटर तक की कीमतों में कटौती और तेल कंपनियों पर इसके प्रभाव पर विभिन्न संयोजनों और क्रम परिवर्तन पर काम किया है। सरकार पेट्रोल और डीजल पर उत्पादक शुल्क में कटौती पर भी विचार कर रही है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।